Today I have came up with a new video, and this video will be all about Indian financial system, which is also a subject in graduation of Kurukshetra University. So without wasting time, let's start the topic. Now let's check out the meaning of financial system. Basically financial system एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप फाइनेंस को सर्कुलेट करते हो. सर्कुलेट इन द सेंस कि जहां पे उसकी जरूरत है वहां उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, और जहां पे फाइनेंस एक्सेस में है, ज्यादा है रिक्वायरमेंट से, वहां से उसे मोबिलाइज किया जा रहा है. तो इसके लिए सिर्फ ये मोबिलाइजेशन, ये जो सिस्टम है, इसमें काफी सारी और चीजें इंक्लूड होंगी. तो लेट्स फिगर आउट. इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक्स हो गए, या हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए. इस तरह की इंस्टीट्यूशंस का सेट होता है. मतलब इस तरह की इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को मिला के फाइनेंशियल सिस्टम चलता है. दैट परमिट द एक्सचेंज ऑफ द फंड्स, जहां पे हम अपने फंड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. मतलब हम फंड्स दे भी सकते हैं और फंड्स ले भी सकते हैं. तो फाइनेंशियल सरप्लस इन इकोनॉमीज मोबिलाइज फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स एंड ट्रांसफर टू डेफिसिट यूनिट्स. तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हम क्या करते हैं, हम अपने जहां पे भी हमारे पास फाइनेंस सरप्लस में होता है, मतलब रिक्वायर्ड से एक्सेस कैपेसिटी में होता है, हम वहां से फाइनेंस को शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं उस सेक्टर्स में या उस एरिया में जहां पे फाइनेंस की कमी होती है और फाइनेंस की जरूरत होती है. सपोज जैसे हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, हम लोग हाउस होल्ड होने के बावजूद सेविंग्स करते हैं. तो वो सेविंग्स हमने पैसा बचा के रखा कि अगर हमें कुछ फर्दर फ्यूचर में यूज पड़े तो हम उससे यूज कर सके. बट एट प्रेजेंट वो हमारे लिए क्या है, वो हमारी एक्सेस है, क्योंकि हमने जितना खर्चा निकालने था हमने निकाल लिया. और अगर उन्हीं चीजों से हम, उन्हीं पैसों से, उन्हीं सेविंग्स से हम इन्वेस्टमेंट कर दें, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें या बैंक्स में एफडीज करा लें, जो नॉर्मली हम लोग कराते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जहां पे पैसे की जरूरत है पैसा वहां ट्रांसफर हो जाएगा. तो सरप्लस जो फंड्स हैं वो मोबिलाइज किए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्टिव यूजेस. और द लास्ट थिंग इज इट कंसिस्ट ऑफ इंटरमीडियरीज. यहाँ पे बहुत सारी इंटरमीडियरीज होती हैं, बीच में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हमारे बैंक्स आते हैं, एंड सो ऑन. बेसिकली 2-3 चीजें होती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं लाइक. सो नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स, कि हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा है, क्या क्या फीचर्स है. ट्रांसफर ऑफ फंड्स, हम अपने फंड्स को ट्रांसफर करते हैं, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. मोबिलाइज सेविंग्स, मोबिलाइज का मतलब होता है एक चीज एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाना. तो हम अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी चीजों को, अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भेजता है या बैंकिंग सेक्टर में भेजता है, वो इंडिविजुअल की विश के हिसाब से होता है. उसके बाद है रिस्क एलोकेशन. तो फाइनेंस जहां पे भी वर्ड आता है, फाइनेंस जहां पे भी है, उसके साथ रिस्क तो एसोसिएटेड ही है. हम लोग क्यों ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोगों की ये मिथ होती है कि जो स्टॉक मार्केट है वहां पे रिस्क ज्यादा है. एक्चुअल में है, बट इट्स नॉट अ मिथ. बट हाँ, हम वी डू नॉट प्रेफर टू गो फॉर लाइक एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट ओनली. हम मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या हमें अगर सेफर सिस्टम चाहिए तो वी जस्ट मूव टू एफडीज, जहां पे हमें रिटर्न भी कम मिलता है और रिस्क भी कम मिलता है. सो रिस्क एलोकेशन हमेशा फाइनेंस के साथ एसोसिएटेड आती है. देन द नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट्स. तो नॉर्मल सी बात है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट की जाती है. सेविंग्स क्या हुई, आपने अपनी इनकम से पैसा बचा के रखा, आपने घर रखा, दैट इज योर सेविंग्स. अब आपने इसको चैनलाइज किया कि मैं इस पैसे से पैसा बनाऊंगा या बनाऊंगी, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट. तो आपकी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि वहीं पे तो फंड्स का ट्रांसफर होता है. द नेक्स्ट इज एनहांसेस लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्या होती है, कि लिक्विड होना, यानी हम कितनी जल्दी कैश में अपनी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कितनी जल्दी
कैश पेमेंट या पेमेंट कर सकते हैं किसी भी एक्सपेंस की। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है या फाइनेंशियल मार्केट है वो हमें लिक्विड बनाती है। कैसे बनाते हैं कि हम अपने सिक्योरिटीज को बहुत जल्दी परचेज कर सकते हैं और बहुत जल्दी सेल आउट कर सकते हैं। जब भी हमें पैसा चाहिए हमें उन सेविंग्स को सेल आउट करके पैसा रिसीव हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो फाइनेंशियल मार्केट में दोनों तरह के फंड्स अवेलेबल होते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन स्विच टू फंड्स। देन द नेक्स्ट इज वेरियस पार्टिसिपेंट्स। और फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की बात है, ऑब्वियसली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है तो इंडिया की बात होगी। और इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी से हमारा सारा फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेट होता है। जो भी प्रोविजंस, जो भी रेशोज आरबीआई फिक्स करता है वो हर बैंक को, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करनी पड़ती हैं। बट वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस डाल सकते हैं। बट जो मेन सेंट्रल आइडिया होता है वो आरबीआई का ही चलता है। देन द नेक्स्ट इज वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। कि अब एक हाउस होल्ड सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलाने के लिए इंटरमीडियरीज की हेल्प लगती है। दैट आर बैंक्स, हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स है, कंज्यूमर बैंक्स हैं, एंड लॉट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो व्हिच प्रोवाइड फाइनेंस एज वेल। तो उन सब इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ती है हमें इस फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने के लिए। नाउ वी हैव इज कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और जस्ट फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट्स कहीं पे आपको 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, बट मेजर तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, देन द मार्केट एंड देन इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स वो चीज है, मतलब हम क्या चीज लेना देना कर रहे हैं। हम ये तो कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं, फाइनेंस देंगे। अब फ्री फंड में तो फाइनेंस दोगे नहीं, रिटर्न में तो कुछ ना कुछ लोगे। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स की शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, हमने मेजरली यही सुने, और भी बहुत तरह के होते हैं, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी या डायरेक्ट जिसे हम बोल सकते हैं, और सेकेंडरी। विल स्टडी दिस इन दिस वीडियो ओनली। फाइनेंशियल मार्केट जो है 2 तरह की मार्केट होती है, मनी मार्केट होती है और कैपिटल मार्केट होती है। ये ऑलरेडी इसका छोटा सा ग्लिम्स आप +2 लेवल पे देख कर आए हैं। आपके पास डिफरेंस था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, और कैपिटल मार्केट के ही आगे फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अगेन। और उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो हम इस पूरे फ्लो चार्ट को हम पूरी वीडियो में डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ हेयर वी हैव इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? हम उन्हें फाइनेंशियल एसेट्स भी बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जैसे अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। या फिर हम अगर और कॉमन एग्जांपल देखें तो जैसे हम अपनी एफडीज कराते हैं बैंक्स में, तो बैंक से हमें एक रिसीट प्रोवाइड होती है जिसपे हमें सब चीजें मेंशन होती हैं कि हमने कितना पैसा डिपॉजिट कराया है और कितने इंटरेस्ट की एफडी की गई है और कितने टाइम के बाद वो एफडी मैच्योर होगी एंड सो ऑन। Various details are mentioned on it. तो that are called as financial instruments. वो प्रूफ होते हैं कि आपने पैसा दिया है और सामने वाले ने पैसा लिया है, और वो सामने वाला जो है आपको उस पैसे के रिटर्न में क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है। So it is issued to investors फॉर रेजिंग फंड्स। इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है क्योंकि वो प्रूफ तो इन्वेस्टर्स को ही दिया जाएगा जिन्होंने पैसे दिए हैं। फॉर रेजिंग फंड्स क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं फर्म को, फर्म के फंड्स रेज हुए हैं, एबीसी कंपनी है या बैंक है। इट मे बी नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल होता है कि वो आपका जो डॉक्यूमेंट है या वो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफरेबल है या नहीं है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरेबल होते हैं यानी नेगोशिएबल होते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, या बियरर होते हैं, वो हम बियरर का मतलब हम अभी आगे समझेंगे। एंड नॉन नेगोशिएबल कि जो ट्रांसफरेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरह के शेयर्स भी होते हैं जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। सो द नेक्स्ट इज इट कैन बी इन फिजिकल और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, कि आपको फिजिकली प्रूफ भी मिल सकता है जैसे आप एफडीज में देखते हैं, आरडीज में देखते हैं,
और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होंगे, उसके अलावा आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही प्रूफ मिलेगा। सो अब हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी सिक्योरिटीज या डायरेक्ट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? इट आर डायरेक्टली इशूड बाय द एक्चुअल यूजर्स ऑफ द फंड, कि जिन्होंने उस फंड को एक्चुअल में यूज करना है फर्स्ट टाइम के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई कंपनी, हम लोग +2 में पढ़ के आए अकाउंट्स में, कि कंपनी जो है फर्स्ट टाइम के लिए अपने शेयर्स को इशू कर रही है, तो जो फर्स्ट टाइम इशू हुए शेयर्स, दैट कुड बी द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज, क्योंकि जिस कंपनी ने उसे यूज करना है वो सिक्योरिटीज खुद से ही इशू कर रही है, रिप्रेजेंट्स क्लेम्स अगेंस्ट रियल सेक्टर। एंड हम इसे लर्न करने के लिए वी कैन ऑल्सो हैव इट कि जो हमारे इन वाले सिक्योरिटीज हैं उनके प्राइसेस हमेशा फिक्स रहते हैं, और ये जनरली फर्स्ट टाइम इशू वाली, जो न्यू इश्यूज होते हैं वो वाली सिक्योरिटीज होती हैं। जो कंपनी फर्स्ट टाइम के लिए बनी है, उसने फर्स्ट टाइम के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में उतारा है, उस केस को हम प्राइमरी सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। वेयर एज जो हमारे सेकेंडरी सिक्योरिटीज हैं वो इशूड बाय इंटरमीडियरीज होती है। इंटरमीडियरी इशू करती है उन्हें कि पैसा, जैसे अगर हम किसी बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, आप लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, देन वो फर्दर थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करते हैं और आपको कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा ही होता है, तो वो इंटरमीडियरी का काम हो, तो दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। और इस केस में जो है इंटरमीडियरी पैसा रेज करती है, और जब भी वो अपने पास रखती है और जैसे उन्हें फर्दर आगे कोई दिखता है रियल सेक्टर में, जिस भी इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए वो बैंक आगे उस इंस्टीट्यूशन को पैसा प्रोवाइड करा देता है। और इस केस में मतलब इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, इनका प्राइस जो है वो वेरी किया जा सकता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और यू कैन से एवरी डे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस भी इसको अफेक्ट करती हैं। तो नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो सबसे पहला जो सिक्योरिटी का टाइप है दैट वी हैव इज शेयर्स। तो शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारी कैपिटल लगी होती है, तो उस कैपिटल को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो हर उस छोटे पार्ट को हम लोग शेयर बोलते हैं। तो आपको एक्सप्लेन भी इसी तरीके से करना है। और शेयर्स जो हैं आगे 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, मतलब जिनको प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस किस केस में मिलती है? प्रॉफिट्स जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कंपनी ने, उस केस में इनको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। और जब लिक्विडेशन का टाइम हो, मतलब जब फर्म बंद करनी हो, बिजनेस बंद करना हो, तो उस केस में भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाती है। वेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है इनको सबसे लास्ट में पे करते हैं हम लोग, उन्हें रियल ऑनर्स बोला जाता है। रियल ऑनर्स क्योंकि ये असली मालिक होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेने के हकदार भी होते हैं और सबसे ज्यादा लॉस भी ये लोग बियर करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट। लोन एक्नॉलेजमेंट की हमने लोन लिया है, मतलब एज अ कंपनी ने लोन लिया है फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो इसमें क्या होता है, कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक में जहां से भी उन्होंने पैसा रेज किया है, और इन रिटर्न जो भी पब्लिक होती है, जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड पे एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स की बेसिकली रेगुलर इनकम आ जाती है। तो यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो स्पेसिफाइड होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट विल नॉट अफेक्ट, राइट। तो आगे डिबेंचर्स के काफी सारे टाइप्स हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, पेमेंट होगी ही होगी इंटरेस्ट की। वेयर एज तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, उस केस में, लॉस के केस में, वी डू नॉट पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स। देन द नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं, सपोज किसी डिबेंचर, अब कंपनी किसी को डिबेंचर दे रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो रजिस्टर करेगी अपने पास। तो अगर इन केस
डिबेंचर होल्डर जो अपने डिबेंचर को कहीं और किसी और के पास बेच देता है, तो कंपनी में उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस सेकेंड पार्टी के साथ कंपनी डील नहीं करेगी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। लेकिन अगर डिबेंचर्स बियरर हैं, मतलब बियरर इन द सेंस कि जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके साथ डीलिंग हो सकती है, तो उस केस में कंपनी डील कर जाएगी, मतलब इंटरेस्ट पे कर लेगी, और व्हाटसोएवर वुड बी रिलेटेड टू डिबेंचर्स द कंपनी इज गोइंग टू डील विद दैट, राइट। तो द नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको एक ड्यूरेशन के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वी कैन रिडीम, हम एज अ कंपनी वी कैन, मतलब जिसको कंपनी रिडीम कर सकती है, एंड इनरिडीमेबल जिनको कंपनी रिडीम नहीं कर सकती। अब रिडीम का मतलब क्या है, वापस उस पोजीशन में जाना है कि हमने डिबेंचर्स नहीं लिए थे, मतलब हमने जो पहले डिबेंचर्स सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे और पैसा लिया था, अब इसका रिवर्स होगा, हम पैसा वापस दे देंगे और अपने सर्टिफिकेट्स वापस ले लेंगे। दैट इज द केस ऑफ रिडम्पशन और रिडीम, राइट। तो द नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। देन द जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। तो यहां से हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट में। सो जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स क्या होते हैं, मतलब जिन पे हमें इंटरेस्ट जीरो मिल रहा है, नाम से तो हमें यही पता चल रहा है। बट अब इसको लेने का फायदा क्या होगा, ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, ताकि जब उनकी मेच्योरिटी का टाइम आए तो उनको फेस वैल्यू पे कर सकें, और जो भी उनका डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को इंटरेस्ट की जगह, मतलब ये जो है डिबेंचर होल्डर का प्रॉफिट हो गया, या इंटरेस्ट की जगह आप उसे एज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक डिबेंचर जो है वो 1000 रुपीज का था, फेस वैल्यू उसकी 1000 की थी, बट वो जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर था, इंटरेस्ट तो उसमें मिलना नहीं था, तो कंपनी ने उसको 800 रुपीज में इशू कर दिया मार्केट में। तो जब इशू किया उस टाइम पे कंपनी ने 800 रुपीज रिसीव किए और डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया। बट जब उसकी रिडम्पशन हुई तो उस केस में क्या हुआ, अब रिडम्पशन के टाइम पे क्या होगा, सर्टिफिकेट वापस जाएगा, पैसा हमें सर्टिफिकेट वापस आएगा, पैसा हमें देना पड़ेगा। तो उस केस में जो पैसा दिया वो हमने 1000 रुपीज दिया जो फेस वैल्यू थी, तो मतलब जो 200 का कंपनी लॉस बियर कर रही है और डिबेंचर होल्डर को फायदा हो रहा है, दैट इज द रिटर्न टू डिबेंचर होल्डर थ्रू द कंपनी। तो इंटरेस्ट नहीं दिया उन्होंने, इस तरीके से वहां पे कर दिया। तो हमारे पास कुछ दूसरे तरीके की सिक्योरिटीज हैं। द वेरी फर्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होंगी, जो गवर्नमेंट इशू करेगी, तो ये भी काफी सारी तरह की होती हैं। जैसे द वेरी फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है, और इस बिल की ड्यूरेशन होती है 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। बेसिकली शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इशू किया जाता है, और इसे बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज ही परचेज करती हैं। और जब भी गवर्नमेंट को अपनी शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करना होता है, फाइनेंशियल नीड को, तो उस टाइम पे वो ट्रेजरी बिल्स को इशू कर देती हैं। द नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स। जब भी गवर्नमेंट को अपनी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, उस केस में गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल्स का भी यूज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इसमें सारे फीचर्स जो है ट्रेजरी बिल वाले हैं कि किस किस तरह से कैसे इशू होता है, कौन परचेज करता है, सब। बट जो एक मिनिमम सा चेंज है वो क्या है कि वो 90 डेज से कम के लिए भी इशू किए जा सकते हैं, बट ये मिनिमम 90 डेज के लिए इशू होते हैं, उससे कम के लिए इशू नहीं होते। Then the next we have is dated government securities. ये सिक्योरिटीज काफी लॉन्ग टर्म की होती है, और इनका टेन्योर जो है वो अप टू 40 ईयर्स भी हो सकता है। 40 साल तक की सिक्योरिटीज भी हो सकती है, यहाँ पे डेज नहीं है, here we have is years। उसके बाद भी हैव इज सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये जस्ट गोल्ड होता है, जस्ट सिमिलर टू गोल्ड कि जिस तरह से हम गोल्ड को खरीदते हैं, अगर आज हम खरीद रहे हैं गोल्ड को आज की मार्केट वैल्यू पे, अगर आज से 20 साल बाद हम उस गोल्ड को मार्केट में जाके सेल आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम की वैल्यू पे वो हमें मार्केट प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। तो सेम इज द केस विद गोल्ड बॉन्ड्स, बट इसमें चेंज क्या है, वहां पे आपको गोल्ड एक्चुअल में मेटल मिलता है, यहाँ पे जस्ट आपको पेपर गोल्ड मिलेगा, दैट्स इट। पेपर की फॉर्म में गोल्ड नहीं होगा, जस्ट आपको रिटन होगा कि यू हैव बॉट दिस मच ग्राम्स
of gold at this price and it will be sold out at the market price only, right? So that is the case of sovereign gold bonds और इसे भी RBI जो है वो issue करता है. Then the next other securities we do have is commercial paper. कमर्शियल पेपर सबसे पहले कॉर्पोरेट एजेंसीज इशू करती है, मतलब कंपनीज ही इशू करती हैं. और कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? जिसका मिनिमम वोर्थ, नेट वोर्थ 5 करोड़ हो. 5 करोड़ से कम अगर किसी कंपनी का वोर्थ है तो वो इन तरह की सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकती है. द नेक्स्ट इज कि जो यहाँ पे कमर्शियल पेपर इशू होगा दैट वुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs, लाइक 5, 10, 15, 20, 25 लाइक दिस. तो 5 lakhs के मल्टीपल्स पे ही इशू होगा. एंड इसका जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो 7 days से 1 year के बीच में रहता है, 1 year से एक्सीड नहीं करता है. एंड इट इज अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल जो ट्रांसफरेबल हो, आप किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो. देन द नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट. इट इज ऑल्सो सिमिलर टू कमर्शियल पेपर कि आप पैसा डिपॉजिट कराते हो एंड इन रिटर्न यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट? तो ये भी एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है. आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो. बियरर है यानी जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है आप उसको पैसा दे सकते हो. देन द नेक्स्ट इज कॉलेबल बॉन्ड्स. कॉलेबल बॉन्ड्स क्या है? मतलब इनके साथ जो है ना कॉल ऑप्शन एसोसिएटेड होता है. कॉल ऑप्शन एसोसिएटेड मतलब हमने बॉन्ड्स खरीदे बट अगर हमें उनकी ड्यूरेशन चाहे जो भी हो, जब भी हमें चाहिए उसको रिटर्न करके, रिडीम करके हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं. तो दैट इज द केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड्स. और यहाँ पे लाइक हमारी लिक्विडिटी जो है हमारी सबसे पीक पे रहती है कि जैसे हमें पैसे की जरूरत है हम वहां पे कॉलेबल बॉन्ड को सेल आउट करके वी कैन हैव द कैश इन टू आवर हैंड्स. देन द नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग. टैक्स सेविंग बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होंगे? जो टैक्स सेविंग में हेल्प करेंगे, बेसिकली जो हमारा टैक्स बचाने में हेल्प करेंगे. दोज काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर लाइक टैक्स सेविंग बॉन्ड्स. तो इनका जो है ऑलमोस्ट इट कैरीज 6 to 7% इंटरेस्ट विच इज टैक्स फ्री फॉर इन्वेस्टर. मतलब इसका इंटरेस्ट रेट इतना लो होगा कि आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी. तो इस तरह के काफी सारे शेयर्स भी मार्केट में हैं इफ यू डू इन्वेस्ट. देन द जीरो कूपन बॉन्ड्स. इट इज जस्ट सिमिलर टू लाइक वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स कि यहाँ पे जो है लेसर प्राइस पे, फेस वैल्यू से लेसर प्राइस पे चीजों को दे दिया जाएगा एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन और मेच्योरिटी फुल अमाउंट, फुल फेस वैल्यू पे कर देंगे. देन द नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स्ड बॉन्ड्स. की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे उनके जो इंडेक्सेस इंडाइसेस हैं वो जो बॉन्ड्स निकालते हैं तो उनमें भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी इंडेक्स. आपको काफी ज्यादा फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म है. एंड निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. सो नाउ वी हैव इज फाइनेंशियल मार्केट. अब हमारी फाइनेंशियल मार्केट ही हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का. तो मार्केट क्या होती है? जहां पे चीजों का लेन देन होता है, मतलब बाइंग और सेलिंग होती है चीजों की. तो अब ये फाइनेंशियल मार्केट है तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होगी? सिक्योरिटीज की. ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की सिक्योरिटीज इन मार्केट्स में सेल आउट की जाती हैं या परचेज की जाती हैं. तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स जो है कम्प्लीटली दो तरीके के हैं. द वेरी फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड द सेकेंड इज कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट जो हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होगा कि आप बहुत जल्दी से उन फंड्स को अपने मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. वेयर एज कैपिटल मार्केट जो है वहां पे हमारे जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के फंड्स होते हैं. तो मनी मार्केट हमारे पास आगे फर्दर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी मार्केट. तो जो हमने आइटम्स ऑलरेडी पढ़ी, कॉल मनी जो हम जल्दी से पैसा जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी से हम लोग मेच्योर करा सकते हैं, दैट इज कॉल मनी. और कॉल मनी मार्केट इस तरह की सिक्योरिटीज में जहां डीलिंग होती होगी दैट इज कॉल मनी मार्केट. ट्रेजरी बिल मार्केट जहां पे ट्रेजरी बिल की डीलिंग्स होती होंगी. कमर्शियल बिल की जहां डीलिंग होती होंगी वो ये वाली मार्केट होगी. कोलेटरल लोन मार्केट जैसे नॉर्मली लोन्स लिए जाते हैं, कोलेटरल यानी चीजों को गिरवी रख के जब हम पैसा लेते हैं तो दैट इज कोलेटरल. और कोलेटरल लोन मार्केट जहां पे कोलेटरल दे के आपको लोन मिलता है, दैट काइंड ऑफ मार्केट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मनी मार्केट. देन द नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ capital market. The very first is primary market. You have covered up in your class 12th business.
तो द वेरी फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट टाइम के लिए जब कंपनीज अपने शेयर्स को लॉन्च करती हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है वेरी फर्स्ट टाइम के लिए, तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। और जब जो हम चीजें सेल परचेज करते हैं जर्नल बेसिस पे, कि हमने किसी ने शेयर्स बेचे, हमने खरीद लिए लाइक दिस, तो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी मार्केट। तो नाउ वी हैव इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम क्या होगा? चैनलाइजिंग द फंड्स। वो क्या करते हैं, जहां पे ज्यादा होता है फंड वहां से उठाकर जहां पे जरूरत होती है वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इंटरमीडियरीज लाइक दे आर द मीडिएटर्स, मीडियोकर लोग हैं जो दोनों साइड से काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड यानी सब कुछ प्लान तरीके से लाइक दिस, और ऑर्गेनाइज के भी फर्दर वी डू हैव टू टाइप्स, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में वी नो कि बैंक्स आ जाएंगे, तो सबसे पहले आएगा द बॉस ऑफ ऑल बैंक्स, दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, वी ऑल नो हर चीज जो है आरबीआई ही रेगुलेट करता है हमारी कंट्री में मनी से रिलेटेड हर चीज। देन द नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना होता है, राइट। जो हमारे नॉर्मली बैंक्स हैं जिनके आगे मतलब जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, लाइक SBI, दीज टाइप्स ऑफ बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स जो लोन्स देते हैं और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं लाइक दिस। देन वी हैव इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका कोई ना कोई मेन मोटिव होता है, मेन टारगेट होता है। सपोज कि डेवलपमेंट काइंड ऑफ टारगेट दे डू हैव, कि जैसे हमारे जो है सेंट्रल लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल लोन्स देने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए उस टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स बने होते हैं। देन वी हैव इज फॉरेन बैंक्स, जो बाहर के आउट ऑफ द कंट्री बैंक्स होंगे, दैट वुड बी फॉरेन बैंक्स। तो नॉन बैंकिंग सेक्टर क्या होगा? जो बैंक्स नहीं होंगे, उसके अलावा जो भी बचा जो आप बैंक्स में काउंट नहीं करते हो उसको आप नॉन बैंकिंग सेक्टर में काउंट कर सकते हो। जैसे हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आप नॉन बैंकिंग सेक्टर्स में काउंट कर सकते हो। जैसे हमारी जो भी प्राइवेट एजेंसीज टाइप्स होगी जो बैंक्स नहीं हुई, जो भी इंस्टीट्यूशंस हुए, तो FI, तो आप इसे लिख सकते हो NBFIs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे प्राइवेट्स होते हैं। सो इसमें जैसे फाइनेंस कंपनीज आती है जिससे हम लोन्स रेज करते हैं लाइक दिस। सो द नेक्स्ट वी हैव इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे एक स्मूथ सिस्टम नहीं है, सेंट्रल आइडियोलॉजी नहीं है, जस्ट लाइक द ऑर्गेनाइज्ड वन। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज आती है दैट इज इंडिजिनस बैंकर्स। इंडिजिनस बैंकर्स यानी जो एक्चुअल में बैंकर्स नहीं है। जैसे हम लोग अगर आज भी काफी ज्यादा रूरल एरियाज में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इंडिजिनस महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, तो मनी लेंडर्स, इनफॉर्मल मनी लेंडर्स आर नोन एज इंडिजिनस बैंकर्स। देन द नेक्स्ट इज हुंडी। हुंडी क्या होता है? हुंडी इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमें पता है, प्रोमिसरी नोट का पता है, तो हुंडी इज अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट विच वाज इन एग्जिस्टेंस। इट इज द मेन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इंडिजिनस वर्जन है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जहाँ पे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट वुड बी लाइक, इसमें बैंकिंग ज्यादा इन्वॉल्व होगी, हुंडी में बैंकिंग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। तो पुराने टाइम में हुंडी चलता था, आज के टाइम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलता है। So that's it from my side. I hope you understood it well, and if you do have any kind of query you can let us know in the comment box. We'll try to respond it as soon as possible. So we'll be coming up with more such videos very shortly. Till then, stay connected. Goodbye.